न्यू नेम ऑफ जितेंद्र डागर सर इस जेडी जेडी जेडी। तो आप जितने लोग बुलाना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जेडी जेडी। उसी हल्ले उसी जोश के साथ जिस जोश के साथ मोदी 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 होता है। तो बुलाएं हम जेडी को। अभी मजा नहीं आया, अभी चैट बॉक्स पूरा नहीं भरा। यस, जेडी जेडी जेडी। बस कितनी बार, कितना जोश, कितनी एनर्जी है, क्योंकि आखी पब्लिक को पता है कि कौन आने वाला है। वाह, अभी तो रुक नहीं रहा है, बढ़िया है, चलने देते हैं। अभी चैट बॉक्स चल रहा है, ऑन है, लाइव है, एक्टिव है। तो थैंक यू एवरीवन। तो जेडी हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं अब ये चाहूंगा कि करण अर्जुन जो है मैं जेडी सर के हवाले कर दूं। तो सर आप करण अर्जुन को अब उनके बारे में बता सकते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, या आपने कब सोचा था मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो आप शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। चलो, पहली बात तो ये है कि उस मूवी में भी करण अर्जुन नहीं आए थे, उनके कलन अर्जुन आए थे। तो करण अर्जुन कभी आए नहीं उनके, तो कलन अर्जुन आते थे हमेशा जब आते थे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर आशीष तो चश्मा हटाना चाह रहे हैं, मैं लगा रहा हूं, पर अच्छी बात ये नजर का नहीं लगा। मैंने कहा प्रिवेंटिव लगाया जाए, मैं डॉक्टर आशीष की उम्र में जा रहा हूँ, तो ब्लू रे से बचना बहुत जरूरी है। तो मैंने नया नया किया और किसी ने बोल दिया कि मैं इसमें पढ़ा लिखा लगता हूँ, तब से मैं ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। तो मैंने कहा मैं जब भी जूम मीटिंग करूंगा तो पढ़े लिखे स्टाइल में करना है, रो स्टाइल में नहीं करना। बस किसी ने बोल दिया, मैंने मान लिया। हाँ, और समझदार लुक भी आता है, हाँ, समझदार लुक भी आता है। हाँ, अब ये नहीं हटेगा, समझदार लुक आ रहा है तो ये कंफर्म है। अब ये जूम मीटिंग पे तो नहीं हटता कम से कम। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं दो प्रोडक्ट्स का, GIT 14 का और शिलाजीत का। दो मैं चीजें आज इनको थोड़ा सा, जो आप लोगों को पता है उससे डिफरेंट थोड़ा सा बताऊंगा, जो पब्लिक को बताने से भी ज्यादा आप लोगों के लिए मददगार होगा। और बहुत डीप रिसर्च बेस्ड चीज होगा कि कोई गूगल करेगा तो उसे मजा आएगा, और किसी से बात करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि किसी चीज का इतना डेप्थ भी होता है। एक नई चीज से कनेक्शन करके इस प्रोडक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारे कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, एक्सप्लेनेशन आजकल तो मेरे को हमारे कॉम्पिटिटर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, जब वो रोक नहीं पा रहे तो गुमराह करना चालू कर दिया। अब मेरे पास पिछले हफ्ते में 5 बड़ी कंपनियों के 5-6 बड़े लीडर आकर बैठे हैं। उन्होंने बाकी कुछ मुझसे नहीं कहा, मुझसे एक ही बात बोलते हैं, अरे सर आपको तो प्रोडक्ट कितनी नॉलेज है, आपको तो R&D में होना चाहिए था, ये कहाँ आप MLM में आ गए। तो मुझे वेलकम मूवी का डायलॉग याद आ जाता है, जब अक्षय कुमार बोलता है भाई साहब आप ये किस दुनिया में आ गए हैं। तो मैंने कहा मैं कोई उदय शेट्टी थोड़ी ना हूं, मैंने वेलकम देख रखी है भाई। तो मैं जहां जिस लाइन में हूँ बढ़िया हूँ। तो वो इसलिए है कि प्रोडक्ट की R&D है इतनी। और शुरुआत में जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों ने एग्रेशन किया तो मेरे को एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों में से बहुत से लोगों के काम आएगा, और जो नए सुन रहे हैं उनके तो बहुत जरूर काम आएगा। तो जब मैंने पहली बार बताना स्टार्ट किया इन 2019-20, अराउंड 20 में शायद कोविड आया था। वाइल कोविड वी वर टॉकिंग टू मेनी 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 पीपल। एकदम से हम पहली कंपनी थी जिसने कोविड में अपने आप को एक्सपोनेंशियली राइज किया था। हमने अपनी कोविड के अंदर, मुझे अभी भी याद है, 4 महीने के अंदर सेल 10 टाइम्स की थी। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ए लेवल, जब कोविड में कोई ग्रो नहीं कर रहा था, तो दारुजन का सेल 10 टाइम्स ग्रो हुआ था उस टाइम पर। विद इन 4 मंथ्स मैं और नरेंद्र जी एक मैसिव कैंपेन करके आए थे, तो सीधा 10 टाइम्स सेल बर्स्ट हुआ। तो उस टाइम बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, तो वो लोग मुझसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते थे। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक, तो मुझे बोलते थे
सर अगर आपके प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो एमएलएम में क्यों? तो मैंने बोला कि ये क्वेश्चन तो बहुत इनअप्रोप्रिएट है। तो मैंने कहा कि मुझे वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है जहां लिखा है कि घटिया प्रोडक्ट हो तो ही एमएलएम करनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे वो क्वेश्चन, वो संविधान पढ़ना है कि अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो नेटवर्किंग नहीं करी जा सकती। मैंने कहा मैं तुम लोगों से सहानुभूति जरूर रखता हूं कि आज तक तुमने जहां भी काम किया तो तुमने सोच के ही यह काम किया कि बड़ी लीडरशिप तब है जब कंपनी में प्रोडक्ट घटिया हो, मैनेजमेंट घटिया हो, सर्विसेज घटिया हो, उदाहरण घटिया देते हो, और इन सब घटिया चीजों के बावजूद जब लीडर लोगों को मोटिवेट कर दे तो तुम उसको लीडरशिप मानते हो। अगर कंपनी अच्छी हो, सर्विसेज अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो और लीडर को जबरदस्ती मोटिवेट ना करना पड़े तो तुम उसको लीडरशिप मानते ही नहीं हो। तो ये हमारा पहला स्टेप था कि R&D प्रोडक्ट्स होने बहुत जरूरी थे। अब R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी एक पॉइंट को रख के नहीं होता, बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया होता, स्पेशली नेचुरल प्रोडक्ट्स में नहीं हो सकता। नेचुरल प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा ब्रॉडबैंड होता है, बहुत बड़ी बैंडविड्थ होती है सोचने के लिए। अब GIT से जुड़ा मैं आप लोगों को एक किस्सा 2-4 जगह कनेक्ट करता हूं। हम में से 99% लोग लाइफ के लिए एक फिलोसफी रखते हैं अच्छे और बुरे के बीच में, और ये बड़ा अच्छा डिस्कशन रहेगा एक प्रोडक्ट के बहाने। आप बिजनेस को भी समझेंगे, नेटवर्क को भी समझेंगे, रिलेशनशिप्स को भी समझेंगे, लोगों के बिहेवियर को भी एनालाइज करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट से किया जा सकता है। ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आयुर्वेद बोलता है आउटर वर्ल्ड इज इनर वर्ल्ड। मैंने आयुर्वेद को पढ़ के ही ये थ्योरी डेवलप की थी कि हम प्लेनेट हैं। तो जैसे मैं डॉक्टर आशीष को बोलता हूँ मजाक में कि आप मरकरियों में जुपिटर हूँ, मेरा साइज थोड़ा बड़ा है, आपका साइज थोड़ा छोटा, तो आप मरकरी हैं, मैं जुपिटर हूँ, फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन वी ऑल आर प्लैनेट्स। क्यों है हम प्लैनेट? वी आर ऑन प्लैनेट अर्थ। कुछ चीजें कॉमन देखिएगा। योर प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स: जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, धरती, जिसको हम बोलते हैं 5 मूलभूत। और उन्हीं 5 मूलभूत से आपका शरीर बना। व्हाट इज आउटसाइड इज इनसाइड। 70% अर्थ पे वाटर है, 70% ही वाटर आप लोगों के अंदर भी है, राइट? इस वर्ल्ड में बहुत सारी लिविंग पॉपुलेशन है। आपके प्लेनेट पे भी बहुत सारी लिविंग पॉपुलेशन है जिसको आप प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। इस पॉपुलेशन के बहुत अलग अलग काम है। स्क्वेंजर्स हैं, ईटर्स हैं, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है। ऐसे ही आपकी बॉडी में भी काम करने के लिए बहुत सारे हैं। गुड बैक्टीरियाज, देन बैड बैक्टीरियाज, देन उनकी डिविजन्स। आपकी अर्थ ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो गई है। धीरे 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 टेम्परेचर राइज कर रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो आप इन्फ्लेमेशन के शिकार होने लगते हैं। whenever there is low oxygen portfolio, carbon dioxide increases, you start getting inflammation. अकॉर्डिंग टू हिंदू मान्यता, जब भी संसार खात्मे पे आता है तो प्रलय होती है, बाढ़ आती है। और अगर पूरे प्लेनेट पे बाढ़ आ जाएगी तो उसको प्रलय बोल दिया जाता है, और वो बोलते हैं कि बड़ा नुकसानदायक है। बॉडी में भी जब कोई हिस्सा तनावग्रस्त होता है या परेशानी होती है तो वहां भी स्वेलिंग होती है, वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, दो सेल्स स्टार्ट्स गेटिंग स्वेलिंग। तो वो भी अपने आप में एक बाढ़ है, वो आने लगती हैं। सो वी आर वेरी लाइक सिमिलर टू द आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड में भी वही चल रहा है। अब बाहर का वायुमंडल जो बना हुआ है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस के कॉम्बिनेशन से हैं। अनफॉर्चुनेटली जो अंदर वात है जिसको आयुर्वेद बोलता है वो भी नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से है। सो वी आर लाइक लिविंग प्लैनेट्स। हम अपने आप को एनालाइज करें तो वी आर लिविंग प्लैनेट्स। हमारा है स्ट्रक्चर उसी तरीके से है। अर्थ को जिंदा रहने के लिए सनलाइट चाहिए, ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए सनलाइट चाहिए। अर्थ के कोर से लेके सब में मिनरल्स भरा पड़ा है, हमारे अंदर मिनरल है। अर्थ के कोर में बहुत हाई टेम्परेचर्स है, लावा है, हमारे अंदर भी जठराग्नि है, एसिड है। तो आयरन अर्थ के कोर में रहता है, बहुत सिग्निफिकेंट मिनरल है। हमारे में भी मिनरल है, और आयरन रहता है एंड कोर्स में रहता है, मेजर फंक्शन करता है। तो हम देखेंगे तो वी आर लाइक टिपिकल प्लेनेट। अब पॉपुलेशन अच्छी और बुरी है तो हमारे अंदर भी अच्छी बुरी पॉपुलेशन, गुड एंड बैड बैक्टीरिया है।
अर्थ मर रही है क्योंकि बेड बढ़ता जा रहा है। मैं इसीलिए बोला था कि केमिकल्स पे जब हम काम करेंगे तो ना हम ह्यूमन बॉडी को बचाएंगे, प्लेनेट को भी बचाएंगे। द थिंग विच इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स इज नॉट गुड फॉर एनिमल्स ईदर, इट इज नॉट गुड फॉर इवन एटमोस्फेयर। प्लेनेट के लिए भी वो चीज अच्छी नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, और जो चीज बॉडी के लिए अच्छी नहीं है वो प्लेनेट के लिए अच्छा नहीं है। ये हम सब लोग इसको देख चुके हैं, ये रिजल्ट्स हम ले चुके हैं। अब धर्म को मैं मानता हूं कि पुराने शिक्षा को धर्म बोलते थे। किसने आज कोई जूलॉजी कर रहा है, कोई ज्योग्राफी कर रहा है, कोई बायोलॉजी कर रहा है, कोई केमिस्ट्री कर रहा है, ऐसे कल को धर्म शिक्षाएं देता था। हमारे को टेम्पल्स में, गुरुकुल्स में शिक्षाएं मिलती थी, तो पुराना धार्मिक आधार भी है। तो ये सब चीजें मैं मानता हूं जहां धर्म, मॉडर्न साइंस, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज जिसे एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं, उसे सच बोलता हूं मैं पहले भी बोलता हूं कि कई लोग पूछते हैं कि आप आयुर्वेदिक थ्योरी को बहुत मानते हैं, तो मैं बोलता हूं नहीं, मैं उस थ्योरी को बहुत बिलीव करता हूं जहां आयुर्वेदा, साइंस, रिलीजन ये सब एक पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं उस थ्योरी को बहुत बिलीव करता हूं। जैसे मैं हमेशा मानता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को पालने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला। इसी प्रकार से मैं साइंस की थ्योरी को मानता हूं एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। शरीर को बनाने वाला एनाबोलिज्म, शरीर को पालने वाला मेटाबॉलिज्म और शरीर को खत्म करने वाला कैटाबॉलिज्म। मैं इसको भी मानता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश अगर बाहर आउटर वर्ल्ड में डिफाइन किए गए हैं, मैं नहीं जानता वो कोई देवता थे या नहीं थे, लेकिन हाँ वो थ्योरी हमारी बॉडी पे जरूर एक्ट करती है। ब्रह्मा जी किसी चीज की मदद से हमारे उसको क्रिएट करते हैं, सृष्टि को। ऑक्सीजन की मदद से हमारी सृष्टि क्रिएट होती है, कार्बन की मदद से खत्म होती है, उसको मैं शिव फैक्टर बोलता हूं। और मैंने जब भी इन्हीं आइडियोलॉजी को लेके प्रोडक्ट्स बनाए तो उन चीजों ने उनपे काम भी करना स्टार्ट किया। आज जो है ये गुड एंड बैड के बीच में है। बहुत सारे लोगों को मैंने एक बड़ा अच्छा सेशन किया फेसबुक पे द रिजनाइन ट्रेनिंग के अंदर, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन उसी को बोलता हूँ। मतलब मुझसे कोई पूछेगा कि आपकी किन विचारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विचार आपको लगता है जो आपने दुनिया से सीखा और बताया, वो क्या था, तो मैं बोलूंगा जो सेशन मैंने दार्जिलिंग ट्रेनिंग में किया है एक बार, वो मेरा शायद सबसे शानदार विचार रहेगा पूरे जीवन का, जिसमें मैंने झूठे आदर्शवाद पर बात की थी कि आदर्शवादिता, आइडियलिज्म कितनी खतरनाक साइंस है। तो मैंने एक झूठे आदर्शवाद पर पूरा सेशन किया था 1 घंटे का। उन दिनों शायद कोविड चल रहा था तो लोगों के पास सुनने का टाइम था, तो हम लाइव करते थे। झूठा आदर्शवाद क्या होता है? मिडिल क्लास कम्युनिटीज या अनसक्सेसफुल कम्युनिटीज जो पार्शियल सक्सेस हासिल करते हैं, वो आदर्शवाद में जीते हैं। आदर्शवाद सच के परे होता है। सच और आदर्शवाद में क्या अंतर है? वही अंतर सफलता और असफलता में है। हम में से बहुत कम लोग सच के नजदीक जाना चाहते हैं, हम में से बहुत लोग आदर्शवादिता पे जाना चाहते हैं। सच के नजदीक नहीं जाना चाहते, आदर्शवादिता पे जाना चाहते हैं। सच ये बोलता है कि इस संसार में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, केवल नजरिया है। आदर्शवाद बोलता है अच्छा और बुरा है। बुद्ध बोलते थे मध्यम मार्ग है। अब ये मैं क्यों जीआईटी के संक्षेप में ये सब बातें कर रहा हूं? जब भी इंसानी शरीर मिटाया जाएगा तो उसको बुराई मिटाएगी। बुराई का मतलब मेरा यहाँ पे है, आप 99.99% केसेस में डॉक्टर्स को सुनेंगे कि सर्जरी हुई, इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन आई एम डीलिंग हियर एज अ बैड वर्ड, बुराई ले रहा हूं। इन्फेक्शन फैल गया, हमसे कंट्रोल नहीं हुआ और खत्म हो गया। आइटिस नाम की जितनी बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया से फैलती हैं, यूजुअली इन्फेक्शन फैलता है। कैंसर इटसेल्फ इज कम्युनिकेबल डिजीज इनसाइड द बॉडी, नॉट आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। वहां पर भी इन्फेक्शन फैलता है, लिम्फ नोड्स बनते हैं। ऑल्दो बाहर से संक्रमण नहीं फैलता, लेकिन बॉडी के अंदर संक्रमण उठता है, तो लिम्फ नोड्स वगैरह बनते हैं। मेलिग्नेंसी जब फैलती है तो बैक्टीरियल काउंट्स पाया जाता है। इसी प्रकार से जब जोड़ों का दर्द होता है तो भी स्वेलिंग जब होती है तो वहां पर भी बैक्टीरियल काउंट्स मिलते हैं, एनर्जी लो हो जाएगी। अब इस चीज को मैं बड़ा अच्छा रिलेट करूंगा, और ये सेशन मैंने यहां से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसके बाद आप सेल्फ हीलर्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। आज आप में से बहुत से लोग अपने परिवार की हीलिंग को बहुत बेहतरीन समझेंगे। हम लोगों को लगता है कि बुराई का अंत होना चाहिए, इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं कि रावण को
मारने का, बुराई खत्म करने का। लेकिन एक्चुअली में जिसने लिखा है उसने सही लिखा था, दशहरा विजयदशमी है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार है, अच्छाई ने बुराई को खत्म नहीं किया। एक्चुअली में आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, आदर्शवादिता से बाहर निकल के हम में से हर एक व्यक्ति ये समझता है सिस्टम की बुराई खत्म हो जाए, इंसान की बुराई खत्म हो जाए, मेरे बच्चों की बुराई खत्म हो जाए, इनकी बुराई खत्म हो जाए। हमारा बहुत फोकस अपनी लाइफ का 99% फोकस हम अपनी डाउनलाइन की, अपनी अपलाइन की, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, अपने समाज की बुराइयों को खत्म करने पे फोकस करते हैं 99%। एंड दिस इज लिटरली ट्रू। आप आज अपने आप से एनालाइजेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको लोगों की अच्छाइयों की तारीफ करनी कम आती है, लेकिन उनकी बुराई खत्म करने के सजेशन आप लाइफ में ज्यादा करते हैं। ये चेक करिएगा कि भाई तुझ में ये कमी है, तू ये ठीक कर, तुझ में ये कमी है, बेटा तुझ में ये कमी है, पापा आप ये अच्छा नहीं करते हैं। हम क्या अच्छा करते हैं हम उसका कम जिक्र करते हैं, हम क्या बुरा करते हैं उसका जिक्र हम बहुत ज्यादा करते हैं। अब ये सब चीज मैंने क्यों बताई? ये नजरिया हमारे को लाइफ में नहीं बीमारियों में भी मुसीबत में डाल देता है। हम चाहते हैं बुराई खत्म हो जाए, लेकिन बुराई इस संसार में कभी भी खत्म नहीं होगी। अब मैं उसका सबूत देता हूं और वहीं से आपको जीआईटी का रास्ता निकलेगा। प्रकृति ने जब मनुष्य बनाए, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, तो एक बड़ा खतरा था प्रकृति के सामने। वो खतरा ये था कि जिस चीज को जन्मा जा रहा है उस चीज को मारना पड़ेगा, उस चीज को अंत होना पड़ेगा। हर चीज जो जन्म लेगी उसका अंत करना पड़ेगा, और जो चीज जन्म लेगी उसका अंत करना पड़ेगा। तो ये भी तो संभावनाएं हैं कि जैसे मनुष्यों को तो पता लग गया कि भाई साहब माँ मरी, बाप मरा, कुछ भी मरा, मरने के बाद वो बॉडी बन जाता, माँ बाप नहीं रहता है, और उस बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ता है, वरना वो बॉडी समाज को ठिकाने लगा सकती है। ये मूल धारणा हम सब लोगों ने अपनी लर्निंग से सीखी, एंसेस्टर्स ने सिखाया कि अरे यार मान लीजिए किसी के फादर गुजरे हैं, अभी तो कितना हाई टाइड इमोशन आएगा कि यार किसी के पिताजी गुजर गए, सुपर हाई टाइड ऑफ इमोशन है। लेकिन सोसाइटी क्या करती है, लोग आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, न्यूज फैलेगी, अरे बेटा कुछ नहीं होता, हिम्मत रखो, ये दिन तो आना ही होता है। एंड व्हाट एवरीवन ट्राइज इज, सबसे पहले नाक में रुई डाल दो, कान में रुई डाल दो, यहां डाल दो, और फटाफट 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 डेड बॉडी को क्रियाक्रम की तरफ लेके जाओ। और अगर नहीं ले जा सकते तो तुरंत बर्फ में रख दो, आइसोलेटेड एटमोस्फेयर में रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि जब प्राण ऊर्जा निकल जाएगी, जब बॉडी में से लाइफ निकल जाएगा, तो उस बॉडी का जो एंड है वो बैड बैक्टीरिया से, आप दफनाएंगे तो उस बॉडी को बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा। क्रिश्चियनिटी में दफनाते हैं, मुस्लिम्स में दफनाते हैं, तो बॉडी थोड़ी दिनों बाद कौन खा जाता है, वो मांस कहाँ चला जाता है? क्या मांस वोलेटाइल है, पेट्रोल की तरह उड़ जाता है? नहीं, कोई चीज है जो उसको खा जाती है, कोई चीज है जो उसको खत्म कर देती है, जिसको हम बोलते हैं सड़ना। वो चीज सड़ गई। अब ये चीज सड़ती कैसे है? इंसान ना हो, जंगल में जानवर मर गया और किसी ने नहीं खाया, तो प्रकृति ने बड़ी सारी व्यवस्थाएं करी। प्रकृति ने पहली व्यवस्था तो ये करी कि लाश खाने के लिए भी जानवर पैदा करे, स्क्वेंजर्स पैदा किए, जानवर बनाए, पक्षी बनाए जो लाश को खा जाए। और उसके बाद बैड बैक्टीरियाज बनाए कि अगर कोई नहीं खाता है, इस ग्रह पे कहीं पर भी डेड बॉडी हो, उसको बैड बैक्टीरियाज खा के खत्म कर देंगे, उसको मिटा देंगे। इसीलिए जब समुद्र में किसी की लाश भी होती है तो तैर के ऊपर आ जाती है, क्योंकि नीचे बैक्टीरियाज नहीं जा सकते, सोल्ट वाटर में पनप नहीं सकता, तो ऊपर आएगी तैर के, ताकि वो उसको एंड अप करके, ईट अप करके खत्म करे। मोडी को नेचर में प्लाज्मा नहीं चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए, मसल्स नहीं चाहिए, उनको खा के खत्म करेगा। इसीलिए कभी भी बैड खत्म नहीं किया जा सकता। बैड क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? क्योंकि वो नेचर को बैलेंस करता है। और मैंने जिंदगी में हमेशा बोला, आपको लीडरशिप करना है, बेटर लाइफ जीना है, तो किसी कोच की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा एक चीज समझनी पड़ेगी, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, लाइफ संतुलन के बारे में है। आयुर्वेद बोलता है वात कफ पित्त का बैलेंस, प्रकृति बोलती है दिन और रात का बैलेंस। इसी प्रकार से हर चीज के बैलेंस पे चीज टिकी हुई है। आपकी थॉट में भी एक बैलेंस होना चाहिए। आप इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, यू नीड टू स्टे बैलेंस्ड। एक बैलेंस्ड अप्रोच लाइफ में सक्सेस का अप्रोच है।
तो बेड तो खत्म नहीं किया जा सकता, ये फर्स्ट थिंग समझिएगा। अब क्योंकि बेड खत्म नहीं करा जा सकता और आपकी बॉडी को भी बेड के लिए संभाल के रखा हुआ है, वन डे योर बॉडी वुड बी गिवन टू द बेड बैक्टीरिया टू ईट अप। या तो आपके परिजन आपको ठिकाने लगा दें, वो आहुति कर दें, अंतिम संस्कार कर दें आपका, या आपको दफना दें, नहीं तो अल्टीमेटली प्रकृति अपना लास्ट वेपन छोड़ देगी जिसका नाम है बेड बैक्टीरिया, और वो कहेगी जाके इसको डिकम्पोज कर, अर्थ का मटेरियल छोड़ के, धरती का मटेरियल छोड़ के, जो मिट्टी इसने उठाई है, जिस मिनरल से इसके दांत बने हैं, खोपड़ी बनी है, हड्डियां बनी हैं, अर्थ का मटेरियल छोड़ के बाकी सब कुछ इसका खा पी के खत्म कर दे, इसको मिटा दो। सिर्फ अर्थ का मटेरियल अर्थ पे रहने दो, हवा का मटेरियल हवा में रिलीज कर देना, बाकी के मटेरियल्स कंज्यूम करके आप लोग इस चीज को खत्म करो। इसलिए बैड कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। आदर्शवाद को छोड़ दीजिए, बैड की जगह है सृष्टि के अंदर, वो खत्म नहीं होगा। अब इस बैड का गुड के साथ जिंदगी भर का लड़ाई है। ये बैड क्या ढूंढता है? ये बैड ढूंढता है कि कहीं पर भी कोई भी डेड टिश्यू, डेड सेल इसको मिल जाए तो इसका काम है उसको खाना, चाहे वो सृष्टि में बाहर हो या आपकी बॉडी के अंदर। अगर कहीं पे प्राण ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी, मैं अलग अलग शब्द बोल रहा हूं, जो लोग प्राण ऊर्जा से रिलेट कर पा रहे वो प्राण ऊर्जा से रिलेट कर लीजिए, जो लाइफ से, ब्रेथ से, ऑक्सीजन से, जिस चीज से भी रिलेट कर पा रहे हैं उससे रिलेट कर लीजिए। हमारे हर अंग में, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब ये प्राण ऊर्जा जिस सेल्स में, जिस ऑर्गन में नहीं बचेगी, उसको खाने के लिए भी बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच जाएगा। अगर आप कुछ फूड खा रहे हैं जिस फूड में ऊर्जा नहीं है, प्राण ऊर्जा नहीं है, और उसका प्रवाह नहीं है, और वो आपकी आंत में पहुंच गया और आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो ये बैड बैक्टीरिया कहीं से भी जाएगा, ये आपकी आंतों तक पहुंचेगा और उसको खाएगा जरूर। अगर आपका स्किन किसी भी सिचुएशन में, आपकी स्किन अगर डेड हो गई तो ये बैड बैक्टीरियाज वहां भी आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगी, वायरल आ जाएगा, फंगस आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन उसको खाना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन आप बोल दीजिए, उस एरिया में नहीं हो पा रहा। स्किन डिजीज इज नथिंग, स्किन डिजीज इज पर्टिकुलरली नॉन फ्लो ऑफ ब्लड एट दैट पर्टिकुलर एरिया। आपकी अपर लेयर तक फ्लो नहीं आ रहा है, ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लड प्राण ऊर्जा को फ्लो करता है बॉडी के अंदर। जो बताया जाता है, एक उसके अंदर जो हम नमस्कार करते थे तो प्राण ऊर्जा के सेंटर्स ये होते थे, उससे प्राण ऊर्जा फ्लो करती थी। तो ये बताया जाता था कि नमस्कार करने का तरीका कोई हिंदुइज्म की स्टैंप नहीं थी, प्राण ऊर्जा को एक्सेस करने का एक मीडियम था। मुद्राएं बनाते थे, भगवान बुद्ध बहुत मुद्राएं बनाते थे, अभी भी वो मुद्राओं का चलन है और वाकई में रिजल्ट देती हैं। अब क्या होता है, आपको कट लगा तो डॉक्टर बोलता है सेप्टिक हो जाएगा। सेप्टिक होने का क्या मतलब है? यहां तक प्राण ऊर्जा थी, प्राण ऊर्जा का कट लग गया है, यहां पर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, ब्लड है, सेल्स है, डेड हो रहा है, और बैड बैक्टीरिया को तो बहुत पसंद है। तो अगर बैड बैक्टीरिया कहीं से भी है तो वो आपका निकलता हुआ ब्लड उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जैसे समुद्र के पानी में शार्क को खींचते हैं, उसे खून मिला तो भागेगी, बैड बैक्टीरिया को ब्लड दिखा तो भागेगा। इसीलिए महिलाओं में पीरियड्स के दौरान और उसके बाद यूरिनल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन बीइंग ब्लड शेडिंग है, बैड बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चोट लग गई, बैड बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं पर से ब्लीडिंग हो रही है, बैड बैक्टीरिया से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे बैक्टीरिया घुसने की कोशिश करता है। क्यों? ये उसकी नेचर गिवन ड्यूटी है। अब बात समझते हैं थोड़ा सा, इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी है एक चौकीदार बॉडी का जो बैड बैक्टीरिया को बोलता है वेट, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, मैं जहां जहां मौजूद हूं, जिस सेल में मौजूद हूं, यहां पर ऊर्जा का प्रवाह है, प्राण का प्रवाह है, यू कैन नॉट एंटर हेयर। अब बॉडीगार्ड, टिपिकल बॉडीगार्ड अप्रोच, ये सब मैं रेलिवेंस दे रहा हूं डिस्क्लेमर के साथ, ये सब आपको समझाने का तरीका है, क्योंकि ऐसे इम्यूनिटी आपको कभी लाइफ लॉन्ग समझ नहीं आएगा। इम्यूनिटी इज अ बॉडीगार्ड विच इज गिविंग मैसेज। जब ये बैड बैक्टीरिया बोलता मैं आलू, मैं लीवर को खा जाऊं, मैं लीवर को डोमिनेट कर लूं, इसको सुझा दूं, इसको सिकोड़ दूं, कुछ करूं इस पे, तो इम्यूनिटी बोलती है नो, नथिंग, आई एम अवेलेबल, यू कांट एंटर। जब तक प्राण ऊर्जा है,
मैं हूं, जब तक मैं हूं यू कैन नॉट एंटर। आई हैव ऑल द अथॉरिटीज प्रोवाइडेड बाय नेचर कि मैं तुम्हारे को एंटर नहीं करने दूंगी। दिस इज द गेम। आप इम्यूनिटी को 100 तरीके से डिफाइन करिए, आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी बॉडी को लगातार बैड बैक्टीरिया पोजेस करने की कोशिश करता है, बैड फंगस पोजेस करने की कोशिश करता है। इम्यूनिटी उसको रोड ब्लॉक करती है कि बॉस नॉट अलाउड। लेकिन इम्यूनिटी आयरन से नहीं मिलती, विटामिन डी से नहीं मिलती है, आंवले से भी नहीं मिलती है, गेहूं से भी नहीं मिलती है, चावल से भी नहीं मिलती है। एक्चुअली में इम्यूनिटी किसी चीज से नहीं मिलती है। ये सब खाने की चीजों में हर एक चीज जो आप खाते हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। आप मुझे बोलेंगे सर दारुजनाइन का कौन कौन सा प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जो इम्यूनिटी ना बढ़ाता। पहली बात तो सच सुन लो, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो ना बढ़ाता। हर एक चीज इम्यूनिटी बढ़ा रही है आपकी, हर एक चीज बढ़ा रही है। इम्यूनिटी बढ़ती है तो वो बढ़ेगी, ऑफ कोर्स ही बात है। अब सबसे बड़ी बात ये नहीं कि इम्यूनिटी बढ़ती कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खाओगे बढ़ेगी यार, नेचर ने आपको इतना बढ़िया बना के करा है लाइफ में। आप पानी पियोगे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, सब बातें छोड़ दो। आप गहरी सांस लोगे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आप पहाड़ों पे जाके सांस लोगे आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इन बेवकूफों ने इम्यूनिटी बेची और उनसे भी कितने बड़े बेवकूफों ने इम्यूनिटी खरीदी क्यों। इम्यूनिटी लिखना एक शब्द है, मानसिक है, लिखना लिख दो। आप सोते हैं, सोने से भी इम्यूनिटी बढ़ता है, ऐसा नहीं है, नहीं है, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी सोने से बढ़ता है। तो इम्यूनिटी का मतलब है बैड बैक्टीरिया को रोकने की शरीर की ताकत। वो आंवले से भी बढ़ेगी, वो हरी मिर्च से भी बढ़ती है, सस्ते से प्रोडक्ट से भी बढ़ती है, पुदीने से बढ़ती है, धनिया से बढ़ती है, जीरे से बढ़ती है, हल्दी से बढ़ती है, अजवाइन से बढ़ती है। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ना एक क्वेश्चन चल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ती किससे है। सबसे बड़ा सवाल ये है, इम्यूनिटी घटती किससे है। बीमारी उस चीज से लगेगी। आप बीमार अपने आप नहीं होंगे। दो प्रकार की बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है व्हेन इन्फेक्शन केम आउटवर्ड्स, आप कहीं गए, वहां से इन्फेक्शन आपके अंदर आया और आपने उठा लिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जहां इन्फेक्शन बॉडी के अंदर पनपा, बाहर गया नहीं, बाहर जाता भी नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ही क्रोल करता, आपकी बॉडी के अंदर ही फैलता है। अब यहां पर कुछ रिमार्केबल थॉट है जो आपको चाहिए। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर होती है शुगर प्रोडक्ट से। मैं मीठे से नहीं बोल रहा हूं, शुगर और मीठा आइडेंटिकल शब्द नहीं है। गुड़ से इम्यूनिटी बढ़ती है, शहद से इम्यूनिटी बढ़ती है, देसी खांड से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन चीनी से इम्यूनिटी घटती है। जो सुक्रोज जिसको बोलते हैं, सुक्रोज जो मिल में बनती है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल नहीं होता। गुड़ से इम्यूनिटी बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। जब मैं शिलाजीत का आपको बताऊंगा तो वहां इसको बहुत अच्छे से रिलेट करूंगा। तो इम्यूनिटी इन सब चीजों से बढ़ती है, शहद से तो बहुत बढ़ती है, वर्ल्ड का सुपर एंटीबायोटिक है, बावजूद इसके मीठा है। और सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है शुगर, क्यों? क्योंकि इसकी मिठास बैड बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करती है और मारती है। बैड बैक्टीरिया को लेके आएगी अपने तक एंड देन उसको कंज्यूम नहीं करने देती, तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट की तरह काम करता, मच्छर की तरह शहद। तो शहद सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है। और अगर शहद हल्दी में मिला दिया जाए तो वर्ल्ड का कोई भी एलोपैथिक चीज इस चीज के एंटीबायोटिक पन्ने को कंपेंसेट नहीं कर सकता, टक्कर नहीं ले सकता। वाइल्ड फॉरेस्ट हनी मिक्स्ड विद कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट बेस्ड हल्दी, ये वर्ल्ड का बेस्ट 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 एंटीबायोटिक है। तो शुगर प्रोडक्ट से आपका बढ़ता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आज। और जिन लोगों के घर में डिफरेंस देखना ना, 10 दिन में डिफरेंस दिखाऊंगा मैं आप लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स में। चैलेंज है मेरा, आज से 10वें दिन आप अपने घर में जितनी हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे हैं उसमें रिजल्ट देखिएगा। दूसरा चीज, इम्यूनिटी डिक्रीज होता है पेस्चुराइज्ड मिल्क से। जितने भी पेस्चुराइज्ड मिल्क हैं ये आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे सर A2 मिल्क भी, हाँ A2 मिल्क भी,
पेस्चराइज्ड A2 मिल्क भी आपको कमजोर करता है। प्रकृति ने जब मिल्क बनाया था तो गुड बैक्टीरिया के साथ बनाया था, क्योंकि वो जानती है मिल्क को खाने बैड बैक्टीरिया जरूर आएगा, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है। हर एनिमल प्रोडक्ट को खाने के लिए बैक्टीरिया को आना ही आना होता है। अगर आप दूध रख देंगे तो 2 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे दूध के अंदर। तो दूध का कोई भी प्रोडक्ट इम्यूनिटी को कमजोर करता है 100%। अगर वो पेस्चराइज्ड है तो जरूर करता है, क्योंकि जब लुईस पेस्चर ने बनाया था तो उसको ये नहीं पता था कि गुड बैक्टीरिया नाम की कोई चीज होती है। पेस्चराइजेशन वॉज इन्वेंटेड इन एन एरा जब हम ये मानते थे बैक्टीरिया मतलब बुरा। मुश्किल से 17 साल हुए हैं जब हमें ये पता लगा है बैक्टीरिया मतलब अच्छा और बुरा, और उसके बाद प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स की खोज हुई। लेकिन लुईस पेस्चर के टाइम पे खोज नहीं हुई थी। लुईस पेस्चर को लगता था कि हर एक बैक्टीरिया बुरा है, दुनिया से मिटा दो। और बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि एक बार आपकी साइंस बैक्टीरिया के टाइम से इतने प्यार में पड़ गई थी कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक बच्चे को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा गया था जहां उसको कोई बैक्टीरिया एक्सपोज ही नहीं किया गया था, टोटली 100% स्टेरिलाइज्ड एटमॉस्फेयर में। ये गूगल पे कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। और वो बच्चा 6 साल जिया केवल, राइट। अब थर्ड चीज पे आते हैं, दूध। अब दही, जो दूध से बनाई जाती थी, इंडियंस ने दही को इन्वेंट किया था। हमने दही क्यों इन्वेंट करी थी? दही हमने इसलिए इन्वेंट करी थी क्योंकि हम उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा कर लेते थे। अगर वो गुड बैक्टीरिया पैदा ना और दही को भी प्रिजर्व कर दिया जाए, जो कि आजकल हमारे अमूल, मदर डेयरी, बाकी सब पैकेट बंद दही दे रहे हैं, वो दही किसी काम की नहीं हो, कल्चर्ड है बट प्रिजर्व करी जाती है। सो इट इज नॉट एज गुड एज वी थिंक। तो वो अच्छा नहीं है। और कई महान इंटेलिजेंट आदमियों को मैं एक बात और करते हुए देखता हूँ, कैलोरी कॉन्शियस के चक्कर में दही को मीठा करने की बजाय नमकीन कर देंगे। मीठा बैक्टीरिया को ग्रो कराता है, नमकीन मार देता है। अगर आपने दही को नमकीन कर लिया तो कर्ड इज किल्ड, नाउ यू आर ओनली ईटिंग कैसिन प्रोटीन। तो वो और डबल खतरनाक प्रोडक्ट बन जाता है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। सिमिलरली अब शुगर है, मिल्क है। अब सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट बनाना है, सबको बीमार करना है, तो शुगर और मिल्क को मिक्स कर दीजिए। जैसे हनी और टर्मरिक की मिक्सिंग से बेस्ट एंटीबायोटिक बनता है, ऐसे ही शुगर और मिल्क के कॉम्बिनेशन से दुनिया का सबसे खतरनाक इन्विटेशन बनता है बैड बैक्टीरिया के लिए। जिसमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स आते हैं रसगुल्ला, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्ट आता है छेना, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्ट आता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आता है आइसक्रीम, आपका स्मूदी, बाजार में मिलने वाले मिल्क शेक्स, दुकानों पे मिलने वाले मिल्क शेक्स। जहां पर भी सुक्रोज और मिल्क कंबाइंड होंगे, वो वर्ल्ड के डेडलीस्ट स्लो पॉइजन को इन्वेंट करती है। वो चीज वो आपके पूरे डाइजेशन को कोलैप्स करा देगा। ये मुख्य केंद्र बिंदु है। मीठा क्या यूज किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर डेयरी को, कैसीन प्रोटीन को और शुगर को मिला दिया जाए तो 2 काम होते हैं। पहला काम, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इन्विटेशन टू बैड बैक्टीरिया है। सेकंड वर्क, ये दुनिया का कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव सॉल्यूशन है। अगर आपने इसको एक बार टेस्ट कर लिया तो आपका शरीर बार बार इसी को मांगता रहेगा। ये मोर्फिन की तरह रिजल्ट देता है। जो काम अफीम से होता है वही काम इससे किया जा सकता है। अगर आप में से किसी दिन सिगरेट की तलब किसी को हो, शराब की तलब हो, या किसी को चरस की तलब हो, ईश्वर ना करे किसी को हो, मैं बोल रहा हूं, बीड़ी की तलब हो और आपको चेक करना हो, तो उस आदमी को दूध का बने हुए प्रोटीन का और मीठे का एक कॉम्बिनेशन खिला दीजिए। उस बंदे को उतना ही मजा आएगा जितना दारू पी के आता है, जितना सिगरेट पी के आता है। एक्चुअली जो सिगरेट का रेप्लिका ढूंढ रहे हैं ना, वो ये है। इससे इम्यूनिटी बहुत तेजी से कम होती है, बहुत सुपर क्विकली रिड्यूस होता है। डार्क चॉकलेट, ऑफ कोर्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड शुगर का कॉम्बिनेशन, न्यूटेला, जहां पर भी ये चीज मिक्स की जाएगी तो समझिए कि आपकी मौत को इनवाइट किया गया है। तो आज के बाद जब भी आप प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट चीज जिससे इम्यूनिटी कम होती है वो है सबसे ज्यादा मसल बनाने वाला
नॉन वेज, जो बहुत फैला, और आज वेस्ट इससे मुंह फेर रहा है, लेकिन आप खाते हैं। नॉन वेज क्यों है? क्योंकि उस नॉन वेज को टुकड़े को रख दीजिए, 3 दिन उस टुकड़े को रख के देखिए, देखिए उसका हाल क्या होता है। हाल क्या होगा? बैड बैक्टीरिया उसको सड़ाने आएगा। और ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर नॉनवेज लगभग 72 आवर्स तक रहता है। तो धीरे 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 उसको सड़ाने के लिए आपके बैड बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए जो लोग रेगुलरली नॉनवेज ईट करते हैं और बॉइल्ड फॉर्म में या उसकी ईटेबल फॉर्म में नहीं रखते हैं, तो धीरे 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 उनका डाइजेशन कोलैप्स हो जाता है और फर्दर डिजीज लगने लगती हैं। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि सारी बीमारियां पेट से चालू होती हैं, क्योंकि बैड बैक्टीरिया सबसे पहले अपनी कॉलोनी का सेटअप इंटेस्टाइन के अंदर बनाता है। अगर एक बार बैड बैक्टीरिया ने आपके इंटेस्टाइन को पकड़ लिया तो पूरी बॉडी को मिटा देगा। ये सिंपलेस्ट साइंस है। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट चीज पे। और सबसे खतरनाक चीज जिससे आपकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा घटती है वो है पानी। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी घटाने का अगर कोई चीज है तो वो है पानी, वाटर। वाटर कैसे इम्यूनिटी घटा सकता है? ये तो कभी किसी ने फेसबुक पे भी नहीं बोला, ये तो कभी कहीं किसी रिसर्च ने भी नहीं बोला। लेकिन क्या वाटर इम्यूनिटी घटा सकता है? बहुत जबरदस्त घटा सकता है, और घटाता ही है, मौत भी दे देता है। अब ये कैसे घटाता है, ये कैसे करता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पानी पूरे वर्ल्ड में जब भी आपको मिलेगा, तो वाटर पूरी दुनिया में किसी भी सोर्स के अंदर आपको बिना प्रिजर्वेटिव के नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। वाटर या तो मिलेगा मिनरल्स की प्रेजेंस के अंदर, या तो नदियां निकलेंगी पहाड़ों से होते हुए, मिट्टी से होते हुए, खूब सारे मिनरल्स घोल के रखेंगी, टीडीएस, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड बहुत हाई आएगा, या तो वो मिलेगा। या पूरे संसार में जहां पर भी पानी मिलेगा उसमें बहुत सारा नमक घुला होगा। पूरे संसार में कभी भी किसी भी सोर्स में आप ऐसा पानी नहीं ढूंढ पाएंगे जो केवल पानी हो जिसमें मिनरल्स एडेड ना हो। ये पूरे संसार में कहीं खोज नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि जल जीवन देता है, अच्छों को भी बुरों को भी। बुरे को भी पानी चाहिए, इसीलिए बैड बैक्टीरिया स्वेलिंग करा लेते हैं। और जिसमें स्वेलिंग होती है तो पानी की स्टोरेज होती है। जिसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग है वो बहुत ज्यादा बीमार है, क्योंकि उसके बैड बैक्टीरिया ने अपना वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा हुआ है। तो वाटर इसलिए सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है बीमार लोगों के लिए। अब पानी से इम्यूनिटी कब से कमजोर होना चालू हुई? पहले तो नहीं हो रही थी। पहले पानी निकालते थे अब कुएं से, पहले पानी पीते थे अब अंडरग्राउंड वाटर मिनरलाइज्ड, पहले पानी पीते थे अब नदियों से, नहर से, लेकिन फिर पानी पीने लग गया मशीनों से। टीडीएस कम करो, कम करो टीडीएस। आज तक किसी को ये क्वेश्चन किया है कि सर व्हाट इज दिस टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड इन आवर वाटर? एक बंदा आता और चिल्लाना चालू करता है, अरे टीडीएस है तुम्हारा, टीडीएस बहुत बड़ा हुआ, टीडीएस बहुत बड़ा हुआ है। एक काम करना, हर कंपनी ये बताती है कैल्शियम बहुत अच्छा है, आयरन बहुत अच्छा है, फॉस्फोरस बहुत अच्छा है। एक दिन ये सारे पानी में मिला के एक बुद्धिमान को आदमी को बुलाना, वो बोला इसे पी के मर जाओगे तुम, इसमें टीडीएस हद से ज्यादा है। टीडीएस आयरन टीडीएस है, कॉपर टीडीएस है, हर चीज को टीडीएस डिक्लेयर कर दिया। उस टीडीएस को इतना रिड्यूस कर दिया, इतना रिड्यूस कर दिया, पानी को एसिडिक बना दिया। एसिडिक पानी बैड बैक्टीरिया के जमावट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे बिना मिनरल का पानी, बारिश का पानी मच्छरों का सोर्स है। बारिश का पानी ही मच्छरों का सोर्स क्यों होता है? क्योंकि डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। वो जमीन पे आने का इंतजार करता था कि मिनरलाइज्ड हो जाए। डीमिनरलाइज्ड वाटर ही मच्छरों को जन्म देता है, अदरवाइज नहीं देता। नदियों के किनारे जाइए, गंगा किनारे जाइए, आपको मच्छर नहीं मिलेंगे, उस पानी से भी मच्छर पैदा नहीं होता है। इसलिए गंगा जी का पानी कभी नहीं सड़ता, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स और हर्ब्स को डिसोल्व करके लेके आती हैं। लेकिन यूजुअली लाइफ में जब भी हमें ग्लास ऑफ वाटर मिलता है, आरओ बेस्ड या वाटर बॉटल बेस्ड, तो वो आपको हाइड्रेट नहीं करता, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है और बैड बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है। और इस धरती पे, इस धरा पर ऐसा कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं है जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो और उसके पास इम्यूनिटी हो। अगर इम्यूनिटी होती तो बीमार ना होता, और अगर इम्यूनिटी नहीं है तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं बैड बैक्टीरिया का जमावड़ा जरूर है जो उसको कमजोर करता है।
क्या हम जान सकते हैं बैड बैक्टीरिया के जमावट का कोई साइन आता है? सबसे पहला साइन आता है थकान। जिसकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया पनप जाएंगे उसमें आलस जगह लेने लगेगा, वो थकने लग जाएगा, उसकी एनर्जी लो होने लग जाएगी, प्राण ऊर्जा को सोखने लग जाएंगे। इस बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए तो उसका कोई साइन आता है? हाँ, खांसी। जब वो ऑक्सीजन को सक करेगा तो आप खांसने लग जाएंगे, तो ये उसका एक साइन होता है। स्वेलिंग तीसरा एक साइन होता है। अगर ये साइन आपके अंदर मौजूद हैं और या आप कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं तो डेफिनेटली यू आर हैविंग ए गुड काउंट ऑफ ए ग्रेट बैक्टीरियल काउंट। बैड बैक्टीरियल काउंट आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले जो चीजें मैंने कही हैं वो करनी है। अब लास्ट चीज आती है पानी। अगर पानी जब तक एसिडिक रहेगा तो बैड बैक्टीरिया के लिए बहुत बड़े राशन पानी का काम करेगा। ऐसी सिचुएशन में उस पानी के अंदर अगर हम जीआईटी की 2 बूंद डाल लें तो वाटर कन्वर्ट्स फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन। अब ये पानी जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये बैड बैक्टीरिया को अवेलेबल नहीं होता, वो इस पानी को पी नहीं सकते। इसीलिए जीआईटी सूजन भी उतारती है, इसीलिए जीआईटी इन्फेक्शन को भी कम करती है, इसीलिए जीआईटी जो होती है आपका बाकी का वेनम को भी कम करती है, एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। मैं 1000 चीजें बताता हूँ जीआईटी की, लेकिन कॉमनली वो एक ही काम कर रही है, एंटीसेप्टिक। जुकाम कम कर देगी, क्या है, वायरल ही तो है, तो जब एंटीसेप्टिक है तो वायरल का काम करेगी, एंटीसेप्टिक है तो जख्म पे काम करेगी, एंटीसेप्टिक है तो गैस कम करेगी, क्योंकि बैड बैक्टीरिया जब पॉपुलेशन में बढ़ जाता है गुड़ के मुकाबले तो आपको गैस बनने लगती है, तो उसकी पॉपुलेशन को कम करेगी, तो ऑफ कोर्स काम करेगी। स्वेलिंग पे काम करती है, पेन पे काम करती है, इन्हीं रीजंस की वजह से तो काम करती है मेजरली। तो आपके घर पे या किसी भी बीमार व्यक्ति को आप बोलिए कि वो जब भी पानी पी रहा है 2 या 3 बूंद जीआईटी के डाल के लगातार पी ले, अब 10 दिन में उसकी लाइफ में मिरेकल होते हुए देख लेंगे, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो। अब आप इसको अल्कलाइन वाटर के नाम पे प्रमोट कर लीजिए, अब आप इसको डिटॉक्सिफाइंग वाटर के नाम पे प्रमोट कर लीजिए, हाइड्रेटिंग वाटर के कॉन्सेप्ट पे प्रमोट कर लीजिए। आपके प्रमोशन का तरीका क्या है उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। दुनिया हर बार एक नए शब्द से की ब्लैंकेट में पुरानी चीज खरीद रही होती है, हर एक नए नाम पे पुरानी चीज को बाय कर लेती है। इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत सारे हैं सर, मैं चंद बता देता हूँ। महारसनादि क्वाथ है, महामंजिष्ठादि क्वाथ है, इसमें तुलसी है, पुदीना है, अजवाइन सत है, कलौंजी है, इसके अंदर आपका मैं बात करूं तो मंजिष्ठा अलग से भी डाला गया है। तो 200 प्लस हर्ब्स हैं सर, महामंजिष्ठादि महारसनादि क्वाथ में ही काफी आ जाती हैं। सो देर आर मेनी थिंग्स। इसमें सेंधा नमक है, 6 तरीके का नमक भी है। देर आर मेनी थिंग्स एडेड टू दिस, राइट। तो ये जो चीज है इस प्रोडक्ट को इसलिए सुपर बनाती है, इसलिए हर डिजीज में ये प्रोडक्ट कारगर है, क्योंकि 2 या 3 बूंद। अब कोई व्यक्ति बोलता है क्या ये प्रिवेंटिव है? ये सुपर प्रिवेंटिव है बॉस, ये अल्ट्रा सुपर प्रिवेंटिव है। अगर आपने एक आइसक्रीम खाई, आप नहीं जानते अपने आपने इम्यूनिटी कितना लो किया है, इसलिए बहुत से लोग आइसक्रीम खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, वायरल के शिकार हो जाते हैं। कई लोग रसगुल्ला खा के आते हैं, वायरल के शिकार हो जाते हैं। कई लोग छेना खा के आते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं वायरस ने हमें पकड़ा क्यों। वो पुराना कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे माँ बाप का, सर्द गर्म। अरे सर्द गर्म होती थी क्योंकि माँ बाप के टाइम पे शुगर नहीं थी, अब तो सर्द गर्म की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी ऐसी चीज खाइए, बाहर से मैंगो शेक पी के आइए, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, एकदम से अटैक हो जाएगा वायरस का। तो अगर हमारे को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहना है तो जीआईटी उस पर रिजल्ट करती है, इसलिए जिसकी एनर्जी कम है वो बढ़ेगा। अब कोई आदमी बोले कि सर मैंने 1 ग्लास बाहर का पानी सिंपल पिया जिसमें जीआईटी नहीं डाली थी, हाँ तो 300 ml इज very 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 good amount of dose for bad bacteria to grow. आपने 4 ग्लास पानी में जीआईटी को डिसोल्व किया और आपने किल किया, बैक्टीरिया को कंट्रोल किया, 5वें में खुला छोड़ दिया, 300 ml पानी दे दिया, 200 ml पानी दे दिया, 700 ml पानी दे दिया। और अगर पानी में चीनी मिला के पी तो माशाल्लाह, फिर तो आपका कहना ही क्या, फिर तो आपने जो डाइट दिया है उसे भूल ही जाओ। और अगर आपने दूध डाला, पानी मिक्स किया और चीनी मिक्स कर दी, फिर उसको किसी भी नाम पे, स्मूदी के नाम पे पी लीजिए, किसी भी नाम पे पी लीजिए, आपका बंटाधार करने के लिए अकेली ड्रिंक काफी है। तो जीआईटी का एक जो सबसे बड़ा प्रयोजन है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। इट विल गिव रिजल्ट्स टू एवरीवन, नॉट इवन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इट विल गिव रिजल्ट्स टू एवरीवन। आप व्यक्ति की चीनी दूध छुड़वा के अगर जीआईटी का पानी भी फीड करना चालू करेंगे,
आप 10 दिन में चमत्कार होते हुए देखेंगे। और आप अपने घर से स्टार्ट करके देख लीजिए, अपनी हेल्थ पे